हेलो दोस्तों। यूपी पेट प्री एग्ज़ाम 2022 के जीएस पोर्शन में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो इस समय हम लोग देख रहे हैं मौर्य वंश से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस। तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं और ये है इस टॉपिक का वीडियो नंबर सेकंड यानी पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, यदि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि उसमें भी टॉप 25 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करवा चुका हूं। तो बिना किसी देरी के लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर, और कुल मिला के ये 26 है और हमें कितने क्वेश्चंस देखने, तो 50 क्वेश्चंस देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को यानी पटना को पोलीब्रोथा कहा था। और किसमें कहा था? तो मेगास्थनीज ने एक बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इंडिका। तो अपनी पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। तो साथ साथ में आपको इसकी पुस्तक का नाम भी याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 27, सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिलालेख नंबर 13वां, यानी जो 13वां शिलालेख है उससे जानकारी मिलती है कि जो सम्राट अशोक था उसने कलिंग युद्ध किया था और फिर बाद में वह विजयी भी हुआ था। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर है तक्षशिला। जैसा कि आप जानते हैं जो बिंदुसार था वह सम्राट अशोक का पिता था। तो जब बिंदुसार सम्राट था यानी अशोक का पिता जब सम्राट था, तो जो अशोक था उसे बिंदुसार ने तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। कौन सा तक्षशिला? वही तक्षशिला जिसमें तक्षशिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अब वर्तमान में पड़ता है, पहले तो जब मौर्य वंश का साम्राज्य था तब तो ये भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, वर्तमान से मैं बता रहा हूँ कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। फिर क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इसका नाम था आपका पण। क्या नाम था? पण। और यहीं से माना जाता है कि जो मुद्रा थी उसकी शुरुआत हो गई। किसकी शुरुआत हो गई? तो भैया आप इसे भी याद रखें, जो पण है ये क्या है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जो पण है ऐसे, पण क्या है? तो ये क्या है? मौर्य साम्राज्य या फिर मौर्य वंश में प्रचलित मुद्रा का नाम है पण। और ऐसा माना जाता है मौर्य साम्राज्य से ही मुद्रा का प्रचलन माना जाता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर है कुणाल। देखिए, थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ इस वंश के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पहला शासक था मौर्य वंश का, तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। जो दूसरा शासक था यानी चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, तो उसका नाम था बिंदुसार, जो कि हम अभी अभी देख चुके हैं। और बिंदुसार का एक अन्य नाम क्या था? तो बिंदुसार का एक अन्य नाम था मित्र घाट। क्या नाम था? नहीं, मित्र नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, अमित घाट। क्या नाम था? अमित घाट। तो ये जो था बिंदुसार हुआ अशोक का पिता था। और अशोक किसका पिता था? तो अशोक कुणाल का पिता था। ये नाम दिया है ना, कुणाल का पिता था। तो उत्तराधिकारी का मतलब है कि अशोक ने अपना उत्तराधिकारी किसे दिया? तो कुणाल को दिया, क्योंकि कुणाल अशोक का बेटा था इसलिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है विशाख दत्त। और जो मुद्रा राक्षस है यह संस्कृत भाषा में लिखा गया
एक ग्रंथ है, यानी कि महान बुक है। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये, ठीक है, इसे ये भी ध्यान रखें। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो इसका आंसर होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ का? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और ये जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, यह संस्कृत का पहला अभिलेख है। ऐसा माना जाता है। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का यह पहला अभिलेख है। और यहीं पर आपको जो झील है वो भी मिलेगी, जूनागढ़ की झील। और जिसका निर्माण किसने कराया था? तो रुद्रदामन ने उस झील का निर्माण कराया था, और वह मौर्य वंश से ही संबंधित थी झील। क्वेश्चन नंबर 33, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा कालसी, ठीक है, डायरेक्ट स्थान ही पूछा जाएगा और इसके विषय में बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। क्वेश्चन 34, मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका नाम है एग्रोनोमाई। क्या नाम है? एग्रोनोमाई। तो इसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, यानी बेहतर तरीके से इसे बिल्कुल कंठागर कर लें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो है उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन इसलिए उत्पन्न हो जाता है, जो एग्रोनोमाई नाम है, तो देखिए इसमें एग्रो लिखा हुआ है ना, और ऑप्शन में कुछ और दे दिया जाता है। एग्रो से हम समझते हैं कि ये कृषि से संबंधित होगी, क्योंकि कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं ना। तो एग्री इसमें पहले आ रहा, तो स्टूडेंट को लगता है कि कहीं ना कहीं ये कृषि से संबंधित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह किससे संबंधित है? तो सड़क निर्माण से संबंधित जो अधिकारी होता था मौर्य काल में, उसे हम एग्रोनोमाई कहते थे। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य को दो नाम दिए गए, एक सेंड्रोकोटस और एक एंड्रोकोटस। दोनों नाम ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना गया। क्वेश्चन 36, कहाँ से सम्राट अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से? तो कंधार। कहीं कहीं पे कंधार मिलेगा आपको लिखा हुआ, और कहीं कहीं पे कंधार भी मिलेगा लिखा हुआ। तो देखिए अशोक के जो शिलालेख थे उनकी कितनी भाषाएं थी, मतलब कितनी लिपियों में वो लिखे गए थे? तो 4 लिपियों में लिखे गए थे। कौन कौन सी? तो ब्रह्मी। जितने भी शिलालेख आपको भारत में लिखे हुए मिलेंगे तो उनकी भाषा क्या होगी? ब्रह्मी। और दूसरी खरोष्ठी। तो खरोष्ठी कहाँ मिलेगी? तो पाकिस्तान में जितने भी आपको शिलालेख मिलेंगे लगभग में 2, तो उनकी लिपि आपको खरोष्ठी मिलेगी। और एक अरमाइक है। कौन सी? अरमाइक। तो ये कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको अफगानिस्तान में, ठीक है। तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, वृष्टि मौर्यकालीन का अर्थ क्या है? इसका मतलब है, एक शब्द है वृष्टि, और जिसका मौर्य काल से पूछ रहा है क्या संबंध है मौर्य काल में, उसका अर्थ क्या होता था वृष्टि का? तो इसका अर्थ होता था बेगारी। क्या अर्थ होता था? बेगारी। जो दास लोग होते थे वो बेगारी भरते थे। बेगारी का मतलब है काम करना, और काम के बदले में उचित दाम ना मिलना, या तो बहुत कम दाम मिलना या फिर ना मिलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन को हम पहले देख चुके हैं, कुणाल, ठीक है। क्वेश्चन 39, भारत में मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी तो हमें यही पूछ लिया जाता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ये हम ध्यान रखेंगे कब से कब तक। तो इसमें 2 क्वेश्चन आपसे जो है आराम से कवर हो जाएंगे। तो 322 ईसा पूर्व से लेके 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का क्या है? समय काल है, ठीक है। दोनों याद रखें, ठीक है। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मौर्य साम्राज्य में सबसे कम समय तक राज्य करने वाला राजा का क्या नाम था? तो राजा बृहद्रथ था। कौन सा राजा? बृहद्रथ, जो कि अभी हम जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर चुके हैं। सिर्फ इसने 2 वर्ष तक ही शासन कर पाया था, और उसके बाद क्या हुआ
इसको जो है पराजित कर दिया गया। किसके द्वारा? पुष्पमित्र शुंग के द्वारा, जो कि जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो साथ में आप ये भी ध्यान रखें। यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन लगभग में जो है हम निकाल सकते हैं। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना वे किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। फिर मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा क्या था? तो राजा बृहद्रथ था, और यह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत सबसे कम समय तक बनने वाला राजा था। कितने? 2 वर्ष तक सिर्फ रहा था। और मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्पमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम शासक का बृहद्रथ का वध किसने किया था? तो अभी मैं बता चुका हूँ, सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने। ठीक है, देखिए यदि ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लिंक कर पाती हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा इसलिए होगा क्योंकि देखिए कई क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर डायरेक्ट हमें नहीं पता होता। यदि हमें सिंपली इतना पता है कि मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आया, तो शुंग वंश आया। और यहाँ पे देखिए आप ये थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। यदि जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, वह मारा ना जाता, तो फिर शुंग वंश की स्थापना कैसे होती? जबकि ये चीज़ हमें पता है, मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश की स्थापना हुई। तो निश्चित तौर पे चाहे हमें यह पता हो और ना पता हो, सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की का वध किया था। ये पता हो या ना पता हो, सिर्फ इतनी चीज़ पता है, पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। इतनी चीज़ पता है तो हम लिंक करके ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन 42, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा टॉलमी द्वितीय फिलोडोल्फस अशोक के समय में मिस्र का राजा था। देखिए यहाँ पे एक समय आया है, शब्द आया है समकालीन। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, जब आप समकालीन को अलग अलग करोगे तो सम प्लस कालीन होगा। सम का मतलब होता है समान, यानी उसी समय पर। यहाँ पे समकालीन का मतलब है उसी समय पर, यानी जिस समय भारत में अशोक राजा था, अशोक सम्राट था, उसी समय मिस्र का सम्राट या फिर मिस्र का राजा कौन था? इस क्वेश्चन का मतलब यह है। तो आंसर क्या होगा? टॉलमी द्वितीय फिलोडोल्फस। क्वेश्चन 43, धम्म महामात्रों का कार्य क्या था? तो इनका कार्य था नैतिक सिद्धांतों का प्रचार करना। जैसा कि मैं पहले भी इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि अशोक जैसे ही कलिंग युद्ध को जीतता है, उसके बाद में उसका हृदय परिवर्तित होता है। फिर वह अपनी नैतिक नीति के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करता है, और उसने समाज में सहिष्णुता, भाईचारा आदि को बढ़ाने के लिए उसने धम्म, जो कि एक पदाधिकारी हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति कर रखी थी। और उनका काम क्या था? वह गांव में जाते थे और लोगों को नैतिकता के बारे में बताते थे। मतलब अच्छा कार्य क्या है, आपको क्या क्या करना है। जैसे कि हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि हिंसा से अशोक था काफ़ी ज़्यादा क्षुब्ध हो गया था। उसे लगता था कि ये उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा था अपने आप पे कि उसने जो है इतनी बड़ी हिंसा कैसे कर दी, कैसे लोगों का नरसंहार कर दिया। और यही कारण है कि उसने अपने महल में जो शिकार होती थी पहले, मतलब राजा लोगों का एक तो एक शौक हुआ करता था शिकार करना, इस पे उसने प्रतिबंध लगा दिया था। क्योंकि फिर वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो किसी भी प्रकार की, यहाँ तक कि जीव जंतुओं की भी वो हत्या करे। तो उसने क्या किया था? सिंपल सी बात है, उसने नैतिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए समाज में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। और धम्म महामात्र कौन थे? तो जो नैतिकता के बारे में लोगों को जागरूक करते थे, बताते थे। ठीक है, क्वेश्चन 44, स्वर्णगिरी किसकी राजधानी थी? तो दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी थी। जो अशोक था, अशोक से पहले जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके समय जो है कितने 4 राज्य हुआ करते थे। कौन से? 4 राज्य हुआ करते थे। लेकिन अशोक ने एक राज्य और जीत लिया। कौन सा? कलिंग वाला, हम सभी को पता है। उसने युद्ध किया और कलिंग राज्य को जीत लिया। तो अशोक के समय कुल मिला के कितने राज्य हो गए? तो 5 राज्य हो गए। 4 भाई वही हो गए, उसके जो है
चंद्रगुप्त मौर्य वाले और एक उसने खुद जीत लिया। तो कुल मिला के कितने हो गए, 5 राज्य हो गए थे। ऐसे दक्षिणापथ है, उत्तरापथ है, तक्षशिला है, कलिंग है, कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन 45, भारत में सबसे पुराना ब्रह्मी अभिलेख कहाँ से मिला है? तो इसका आंसर है पिपरहवा। क्या नाम है? पिपहरवा। पिपहरवा में ब्रह्मी लिपि का सबसे पुराना यंत्र है, सबसे पुराना अभिलेख है। क्वेश्चन 46, सारनाथ के धामेक धर्मराज का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा अशोक ने। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी कभी आंसर में सारनाथ नहीं दिया जा सकता है, सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि धामेक स्तूप का संबंध किससे है, या फिर धामेक स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि धामेक स्तूप स्थित कहाँ है? तो सारनाथ में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन 47, राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्या आंसर होगा? अशोक। राजतरंगिणी क्या है ये? तो राजतरंगिणी एक पुस्तक है। क्वेश्चन 48, मौर्य काल में प्रसिद्ध बंदरगाह था? तो ये ताम्र लिपि नाम का ये प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बंदरगाह था। और था कहाँ? तो ये आपका था पश्चिम बंगाल में, ताम्र लिपि। क्वेश्चन 49, मौर्य काल में प्रशासन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर होगा प्राकृत। यहाँ पे ध्यान देना, वो प्रशासन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में प्रशासन की भाषा क्या थी, ना कि वो जनमानस की भाषा पूछ रहा है। वो पूछ रहा है प्रशासन की भाषा क्या थी, तो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट जो है हमें समझने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से जो है कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। अब है आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारत में सर्वप्रथम मुद्राओं का प्रचलन किसने किया? तो आंसर होगा मौर्य वंश। इस क्वेश्चन को मैं पहले भी ऐसे ही बता चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।